बड़ी खबर आ रही है, मोहन मांझी होंगे ओडिशा के नए सीएम। देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ओडिशा में सीएम कौन होगा ये तय हो गया है। बीजेपी की सरकार वहां पर आई है और अब मोहन मांझी जो कि एक आदिवासी नेता है वो ओडिशा के नए सीएम होंगे। सहमत से इन नामों की भी घोषणा की है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री वहां घोषणा करते हुए मोहन मांझी को विधायक दल का नेता चुना गया है और मोहन मांझी अब ओडिशा के नए सीएम होंगे। एक बड़ा परिवर्तन ओडिशा की सियासत में। बीजेपी ने वहां पर सबसे बड़ी जीत हासिल की, ओडिशा में एक ऐतिहासिक जीत हासिल की अपने दम पर, और वो अब अगले सीएम होंगे ओडिशा के। नवीन पटनायक एक लंबे समय तक सीएम रहे ओडिशा के। मोहन मांझी आदिवासी नेता हैं, कई दावेदार थे। सुनिए क्या कह रहे थे, क्या कह रहे हैं मोहन मांझी, सुनिए। जगतर नाथ जगन्नाथ ओडिशार आराध्य देवता महाप्रभु जगन्नाथ को मोर कोटि कोटि नमस्कार एवं प्रणाम जनाऊँ। आज महाप्रभु जगन्नाथंकर आशीर्वाद रे आज भारतीय जनता पार्टी। तो भगवान जगन्नाथ को यहां पर धन्यवाद देते हुए मोहन मांझी 53 साल के हैं, आदिवासी नेता हैं और जितने भी चर्चा थे में नाम थे उनमें सबसे कम उम्र के हैं और उनको अब ओडिशा का नया सीएम विधायक दल ने चुन लिया। वो ओडिशा के नए सीएम होंगे। कल शपथ होनी है वहां ओडिशा में भी और आंध्रा में भी, जहां चंद्रबाबू नायडू सीएम होंगे। लेकिन चलिए अब बात करते हैं मोदी की इस नई कैबिनेट की, बात करते हैं इस नई सरकार की। तमाम खींचतान की चर्चाओं के बीच मोदी मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हुआ है। विभागों का बंटवारा हो गया और मंत्री अपने अपने मंत्रालयों का कार्यभार भी संभालने लगे हैं। मंत्रिमंडल में कोई बड़ा उलटफेर नहीं दिखा है, ना कोई बड़ा सरप्राइज यहां पर दिखता है। और विपक्ष जो अब तक दावा कर रहा था कि मोदी की यह सरकार नीतीश और नायडू के दबाव वाली सरकार होगी, इस सरकार में दबाव दिखेगा, एक एक फैसलों के लिए कई बार सोचना होगा, लेकिन मोदी की नई टीम में ऐसी कोई तस्वीर दिखती नहीं है जहां दबाव और मजबूरी जैसी कोई चीज हो। तो अब इसके बाद विपक्ष ने नया सवाल खड़ा कर दिया है। विपक्ष ने अब एक बार फिर से कहा है कि सहयोगियों को इस सरकार में झुनझुना मिला है। अड़ी में आज इसी सवाल पर बात होगी कि क्या वाकई यहां पर झुंझुना मिला है या ये एनडीए की एक मजबूत सरकार है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि मोदी 3.0 के कैबिनेट की वो तस्वीर कैसी है, जिससे साफ पता चलता है कि ना गठबंधन का कोई दबाव है और ना कोई मजबूरी है। वही भरोसेमंद टीम बरकरार है जिस पर पीएम मोदी के विजन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है और इनमें से कई के पास मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है, तो कुछ नए नाम भी है, जिसमें सबसे बड़ा नाम सबसे पहले राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री। अग्निवीर योजना पर सहमति बनाना, आधुनिक सैन्य क्षमताओं का विकास, आत्मनिर्भर अभियान तेज करना, इनकी जिम्मेदारी अब एक बार फिर से राजनाथ सिंह अपने कंधों पर उठाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा नाम अमित शाह, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री। जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव, आतंक नक्सलवाद से निपटना, मणिपुर हिंसा का स्थायी समाधान देना, नए कानूनों का क्रियान्वयन, यह जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। इसके बाद जल्दी से तीसरा नाम एस जयशंकर, चीन से सीमा विवाद का समाधान, पाकिस्तान के विक्टिम कार्ड का जवाब, वैश्विक तनाव, युद्ध के बीच बेहतर रिश्ते। चौथा आप देखिए जो चेहरा यहां पर है, जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिनके ऊपर है, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य इनके पास है, डायरेक्ट टैक्स में सुधार, टैक्सेशन को लेकर इनसे बहुत उम्मीदें हैं लोगों को। इसके बाद आगे देखिए 5वें नंबर पर यहां पर नाम आता है अश्विनी वैष्णव का। इनको रेल और सूचना प्रसारण और आईटी तीनों मिला है। रेल सुविधाओं में सुधार, डिजिटल मिशन को बढ़ाना, डेटा प्राइवेसी पर इनको काम करने का पड़ेगा, अब इनकी जिम्मेदारी होगी। तो ये जो जिम्मेदारियां हैं, ये जो नाम है, इनको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ना तो कोई दबाव दिख रहा है, ना कोई मजबूरी दिख रही है। वही कोर टीम पीएम मोदी की दिख रही है जो वहां पर थी। और इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि झुंझुने की बात यहां पर या फिर मजबूरी और गठबंधन का दबाव नहीं है, तो अब ये झुंझुना वाली बात क्यों आ रही है। आपको दो यहां पर बयान सुनाते हैं, सुनिए तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं और फिर एनडीए के जो अलाई हैं, जो जेडीयू के ललन सिंह है, वो क्या कह रहे हैं। दोनों सुनिए आप। काम किसी भी विभाग में होना चाहिए, लेकिन जो बिहार की वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से झुनझुना जो है थमाया गया। काम कोई न बड़ा होता है न कोई काम छोटा होता है, काम काम होता है। और जो आपको दिख रहा है, जो विभाग है, वो दिखने वाला आम लोगों के साथ जुड़ा हुआ विभाग है। इसलिए आप किसी भी चीज में निगेटिविटी को देखते हैं,
नेगेटिविटी को नहीं देखना चाहिए, पॉजिटिविटी को देखना चाहिए। बी पॉजिटिव, ललन सिंह का यहां पर एक बहुत बड़ा मैसेज। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ यहां पर अरुण भारती हैं। आप जमुई से नए सांसद चुने गए हैं, चिराग पासवान के काफी करीबी हैं। अरुण जी, स्वागत है आपका और बधाई भी आपको। डॉक्टर अजय आलोक हैं बीजेपी के, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अभय दुबे हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। हमारे साथ किशोर तिवारी जी हैं, शिवसेना के लीडर, शिवसेना यूबीटी। और प्रियंका भारती हैं, आरजेडी की प्रवक्ता। आप सभी लोगों का भी बहुत स्वागत है। प्रियंका, शुरुआत आज की डिबेट आपसे करूंगा। झुनझुना क्यों कह रहे हैं आप लोग? ये झुनझुना किसको मिला? झुनझुना गौरव जी, बिहारियों से इनको सीट चाहिए होता है, लेकिन जब डिपार्टमेंट देना होता है, कोई भी इस तरह का मंत्रालय नहीं दिया गया है जिससे देश में किसी तरह का बड़ा बदलाव देखा जा सके। सारे बड़े विभाग इन्होंने भाजपा ने अपने पास रखे हैं और बिहारियों को क्या थमाया है? झुनझुना। वाकई आप इतिहास उठा करके देखिएगा तो बिहार को हमेशा रेलवे मंत्रालय तो मिला ही मिला है। और जब लालू जी को भी मिला होगा, आपको याद होगा 90,000 करोड़ का बेनिफिट हमने देश को दिया था, उस पे तो कई तो आप क्या कह रही हैं? बिहार का कॉपीराइट हो गया रेल मंत्रालय पर? मैं कॉपीराइट की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन भाजपा का कॉपीराइट हो गया है क्या? रक्षा मंत्रालय उनका हो, पीएम पद उनका हो। भाई बिहारियों से आपको सीट चाहिए तो बिहारी को बनाना दीजिए। आपको मालूम है ललन जी को कौन सा मंत्रालय मिला है? मुझे मालूम है। जीतन राम मांझी जी को कौन सा मंत्रालय मिला है? क्या वो जो मंत्रालय है, अच्छा सुनिए, मैं प्रियंका लड़ाई नहीं कर रहा, एक एक करके सवाल पूछता हूं, आप जवाब दीजिए। क्या पंचायती राज मंत्रालय से बिहार में, बिहार के लोगों को पंचायती राज में कोई बदलाव की जरूरत नहीं है? एमएसएमई मंत्रालय जो जीतन राम मांझी जी को मिला है, क्या उससे वहां पर प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज्यादा नौकरियां एमएसएमई मिनिस्ट्री, एमएसएमई सेक्टर से मिलता है? क्या बिहार के लोगों को नौकरियों की जरूरत नहीं है? चिराग पासवान, फूड प्रोसेसिंग, बिहार में लीची, आम इतना बड़ी क्रॉप वहां पर होती है, क्या इन दो क्रॉप को फूड प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है बिहार में? देखिए, वित्त मंत्रालय से ही तो पैसा रिलीज होता है। नौकरियों की जरूरत है लोगों को, खास तौर पे बिहार में युवाओं को, तो हमको वित्त मंत्रालय देना दीजिए। हम मांग क्या कर रहे हैं? ऐसा विभाग जिसपे आपने अपना कॉपीराइट समझ रखा है। हमको दे दीजिए, मतलब आप तो सरकार में नहीं भाई। हम भाजपा से हैं तो हमको वित्त चाहिए, हमको प्रधानमंत्री पद चाहिए, हमको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स चाहिए, सारा कुछ हमको चाहिए। बिहारियों के पास काबिलियत नहीं है क्या? खाली सांसद आपको चाहिए, लेकिन बिहारी आपको उच्च कोटि के किसी भी राज्य में। अच्छा, मजे की बात यह है कि आज मेरे साथ बीजेपी से भी एक बिहारी हैं, मेरे साथ आज एलजेपी से भी एक बिहारी हैं और आरजेडी से भी एक बिहारी हैं। बताइए भाई अजय आलोक जी, क्यों नहीं दिया वित्त मंत्रालय आपने किसी बिहारी मंत्री को? क्यों दे दिया आपने वहां पर निर्मला जी को? आपने सहयोगियों को झुंझुना क्यों दे दिया? आरजेडी बहुत खफा है भाई आपसे। गौरव जी, मानसिकता बस ये देखिए, इसी को मानसिकता कहते हैं। सरकार में विभाग को झुंझुना मानने वाले और सरकार में विभाग को मलाई मानने वाले, यही मानसिकता होती है, यही फर्क है एनडीए में और बाकी में। ललन बाबू ने क्या बोला? काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, काम काम होता है। और एक दो नहीं, 4-4 कैबिनेट मंत्री हैं बिहार में। किसी राज्य में 4 कैबिनेट नहीं है, यूपी और बिहार को छोड़ के, लेकिन दिखता नहीं है ना इनको मलाई और झुंझुना। लालू यादव ने 90,000 करोड़ दिए बिहार को, कि 9,000 करोड़ रुपए खुद बना लिए, जिसपे अभी भी केस चल रहा है, लैंड फॉर जॉब। रेलवे में नौकरी देके जमीन लिखवा ली। 18 तारीख को पेशगी है ना राउस एवेन्यू कोर्ट में, जवाब देंगे उसका। सरकार सरकार होती है, एक काम करती है। हम गतिशील सरकार है, निरंतरता में सरकार है। 11 वर्ष हो है, 24/7 लक्ष्य 2047। ये कुछ आपने सुना, आपने उनका इमोशन नहीं, आपने उनका इमोशन नहीं देखा आलोक भाई, आपने उनका इमोशन नहीं देखा। वो ये कह रही है हमको चाहिए था वित्त मंत्रालय, यानी वो कह रही हैं हम, अब छोड़ दीजिए पार्टी लाइन, बिहार को चाहिए था वित्त मंत्रालय। वो खड़ी हैं आज जेडीयू के साथ और जीतन राम मांझी की पार्टी के साथ। तो क्या आप गौरव भाई अब क्या बात कर रहे हैं? अब 9वीं फेल को वित्त मंत्रालय दे दें? अगर एनडीए ज्वाइन भी कर लेंगे तो क्या 9वीं फेल को वित्त मंत्रालय देंगे आप? एंटायर पॉलिटिकल साइंस हमको चाहिए वित्त मंत्रालय, हमको चाहिए वित्त मंत्रालय, हमको चाहिए वित्त मंत्रालय। बीच में आप क्यों बोल रही हैं? बीच में मत बोलिए ना, बीच में बोलने का फायदा नहीं है, अपने समय पे बोलिए। बात यह है कि यहाँ पर निरंतरता में सरकार चल रही है। सरकार का नहीं, प्रियंका सरकार चल रही है। देखिए गौरव जी, ऐसे डिबेट नहीं। प्रियंका नहीं, नो प्रियंका 1 by 1 आप अभी आप आपत्ति जताइएगा, आपकी आपत्ति का पूरा सम्मान होगा, लेकिन एक एक करके। एक मिनट प्रियंका, तो गौरव जी आप भी टोकिए उन्हें। नहीं, बिल्कुल टोकेंगे आप। 1 मिनट उनको बोलने दीजिए। अजय आलोक बोलिए। भाई मुझे किस चीज पे टोकेंगे? मैंने कहा कि 9वीं फेल को वित्त मंत्रालय दे दें, तो उस पर क्यों मिर्ची लग रही है? मैंने तो ना नाम लिया ना कुछ किया, मिर्ची क्यों लगने की बात है? मैं तो एक जनरल बात बोल रहा हूँ ना भाई। पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति जो वित्त की जिसको अंडरस्टैंडिंग होगी उसी को ना वित्त मंत्रालय दीजिएगा।
हाँ, जब मैंने कह रहा हूँ निरंतरता में सरकार चली आ रही है, तो निर्मला सीतारमण जी पिछले 5 वर्षों से वित्त मंत्रालय देख रही हैं, राजनाथ जी पिछले 5 वर्षों से रक्षा मंत्रालय देख रहे हैं, गृह मंत्रालय पिछले 5 वर्षों से अमित शाह जी देख रहे हैं, जयशंकर जी पिछले 5 वर्षों से विदेश विभाग देख रहे हैं। ये निरंतरता में जा रहे हैं। जितना उन्होंने नींव बनाई है, अब उस पर इमारत खड़ी करने का समय आया है, तो क्यों हम बदलाव करेंगे? ये ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। आपने तो बदलाव करने की कोशिश की थी ना, घमंडिया लाके, जनता ने रिजेक्ट कर दिया। एक भी दल 100 का आंकड़ा नहीं छू पाया। पूरे घमंडिया का मिला दीजिए तो 235, हम तो हमारे भाजपा से भी कम है, एनडीए तो बहुत दूर की बात है। तो कहां से ही भाई? देश ने मोदी जी को मैंडेट दिया है, देश ने एनडीए को मैंडेट दिया है, हम सरकार एक मजबूत और क्लियर विजन वाली सरकार चला रहे हैं। अच्छा, जिसमें कोई इस नहीं है, कोई थॉट नहीं है। आपके जो अलाई हैं उनसे बात कर लेता हूं। अरुण भारती हमारे साथ हैं। अरुण जी, आप विपक्ष की इस बात को कैसे देखते हैं? वो कह रहे हैं आप लोगों को झुनझुना दे दिया गया है, बिहार के जो भी अलाइज हैं एनडीए के उन सबको झुनझुना दे दिया गया है। तेजस्वी यही कह रहे हैं, संजय सिंह यही कह रहे हैं। बताइए आपको क्या मिला है भाई? गौरव जी, मुझे ये बताइए कि जनता की समस्याओं का निवारण जिन डिपार्टमेंट से, जिन विभागों से भारत सरकार करती है, क्या उनको आप झुनझुना कहिएगा? अब 9वीं फेल को न झुनझुना में और भारत सरकार के डिपार्टमेंट के थ्रू जो समस्याओं का समाधान होता है उसमें फ़र्क तो नज़र आएगा नहीं। न इनको नौकरी के बदले ज़मीन देते वक्त उनको फ़र्क समझ में आया था। आप ये बताइए, जो चिराग पासवान जी को हार की बधाई दे रहे थे, चिराग पासवान जी इतने बड़े मतों से आगे निकल गए। ये 9वीं फेल को न चुनावी प्रक्रिया, न चुनाव लड़ना आता है, 9वीं फेल को न ही ये समझ में आता है कि प्रशासनिक कार्य कैसे किए जाते हैं। देखिए, इनका ये नीति, नियत और चरित्र है। ये इसको मलाई के रूप में देखते हैं, झुनझुने के रूप में देखते हैं, जिससे ये जाकर के अलग अलग लोगों को जोड़ तोड़ करके समस्याओं से इनका कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ कैसे अपनी मलाई और किस तरह से अलाई को जोड़ के मलाई के रूप में देख करके ये देखना चाहते हैं। देखिए, बड़ा ही सिंपल सा तर्क है, कोई मंत्रालय बड़ा या छोटा नहीं होता, हर मंत्रालय एकदम एक समान है। प्रधानमंत्री जी फर्स्ट अमंग इक्वल हैं और उनका ये प्रोरोगेटिव है। आप उस डिपार्टमेंट को चमकाना मंत्री का काम होता है। और मंत्री जैसे आते हैं, जैसे मेरे अभिभावक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, जिस वक्त उनको टेलीकॉम की कम्युनिकेशन का मंत्रालय मिला था, जब NTP 1 आया था, देखिए उन्होंने कैसे चमकाया। BSNL की उन्होंने BSNL को की खोज की थी और उन्होंने उनको उसके फाउंडर थे, उन्होंने चमकाया। इसके बाद जब वो सेल में आए, इस्पात मंत्री तो मतलब आप कह रहे हैं आपको कोई गिला शिकवा नहीं है कि आप 5 जीत कर आए और आपको एक कैबिनेट मिला, और जीतन राम मांझी 1 जीत कर आए तो उनको 1 कैबिनेट मिल गया। कई लोगों को तो कैबिनेट नहीं मिला साथ होने के बावजूद। अजय आलोक, 1 मिनट, अभय दुबे जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। किशोर जी अभी आऊंगा, 1 मिनट, अभय दुबे जुड़ चुके हैं। अभय जी, तो सवाल यही है, ना तो गठबंधन की कोई मजबूरी है, ना कोई यहां पर दबाव है। जिस तरह से मोदी 3.0 की कैबिनेट है, साफ दिख रहा है कि कोर टीम इंटैक्ट है और जो उनका मिशन है वो फास्ट फॉरवर्ड मोड में चलेगा। अब वो किसी अलाई को कोई मंत्रालय दें, अलाई को वो मंत्री पद दें ना दें, ये तो उनके घर की बात है ना भाई। फिर विरोधियों को, विपक्षियों को क्या दिक्कत है इसमें? गौरव जी, बगैर विश्वविद्यालय की शिक्षा अर्जित किया हुआ आदमी लोक विद्या का धनी माना जाता है। बार बार ये कहना 9वीं फेल, 9वीं पास, फर्जी डिग्री की बात की नहीं चैनल पर। फर्जी डिग्री धारी अगर देश चला सकते हैं तो 9वीं पास कम से कम उससे बेहतर साबित हो सकता है। अब बड़ा सवाल ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, पुराना जो माल है नए पैकेट में परोस दिया फिर से देश को आपने। सारे के सारे जिन लोगों ने, मैं अभी BSNL का कोई साथी जिक्र कर रहे थे, उसका हश्र क्या किया है जानते हैं? जियो के आगे समर्पित कर दिया। 4G 5G का नेटवर्क है, BSNL में है 5G नेटवर्क, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर समर्पित कर दिया। आप छोड़िए उस चर्चा को, निर्मला सीतारमण से आज चालू करिए। वो प्याज नहीं खाने वाली हमारी मोहतरमा मंत्री, जिसने देश को आर्थिक हालात बद से बदतर कर दिए, महंगाई की आग में झोंक दिया, फिर आपने उनको नवाज दिया उसी मंत्रालय से। वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, जिन्होंने चीन के आगे हमारी भारत मां की अस्मिता को समर्पित कर दिया। चीन हमारी दौलत बेग ओल्डी की सबसे विश्व की ऊंची एयर स्ट्रिप के नीचे तक आकर बैठा हुआ है। तापिर गांव इनका सांसद चिल्ला रहा है कि अरुणाचल में 40-40 किलोमीटर चीन घुसकर आ जाता है, फिर भी राजनाथ अरे तो अभय जी, तो क्या
अभय जी एक मिनट, अभय जी क्या आपसे पूछ के कैबिनेट बनाते, कांग्रेस पार्टी से पूछ के कैबिनेट बनाते कि किसको वित्त मंत्री बनाएं और किसको गृह मंत्री बनाएं? ये तो उनका प्रोरोगेटिव है कि किसको गौरव देते जी, हैं। मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, अरुण जी एक मिनट, बीएसएनएल का ये हाल, अरुण जी एक मिनट, अभय जी की बात पूरी हो जाए। अरुण जी एक मिनट, अभी कहिएगा, अरुण जी एक मिनट, अभी अभय जी की बात पूरी हो जाए फिर आप ही बोलिएगा। अभय जी की बात पूरी हो जाए, बोलिए अभय जी। 20 सेकंड। देश ने इतनी करारी हार दी, उसके बाद तो समझना था सरकार को। वो विदेश मंत्री क्या है, जीएसपी, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, अमेरिका से 1000 आइटम हम ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट अमेरिका को करते थे, हमारी ट्रेड प्लस पार्टनर है वो, अर्थात हम एक्सपोर्ट अधिक करते हैं, उनसे इंपोर्ट कम करते हैं। ट्रम्प से गले मिलते ही उन्होंने ड्रॉप कर दिया। मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूँ अभय जी, आप मेरे सवाल पे नहीं आए। मैं ये पूछ रहा हूँ क्या कांग्रेस पार्टी से पूछ के कैबिनेट बनाते कि भाई बता दो तुम किसको वित्त मंत्री बनाना है, किसको गृह मंत्री बनाना है? ये तो उनका विशेषाधिकार है ना, बना लिया उन्होंने। तो फिर ये मेरा विशेषाधिकार है भारत के नागरिक और प्रतिपक्षी दल होने के नाते कि मैं समालोचना सरकार की करूं, अगर गलत निर्णय हो तो उस पर सवाल खड़ा करूं, और ये एंकर का भी दायित्व है कि वो सरकार से सवाल पूछे। अगर प्रतिपक्ष पूछता है तो प्रतिपक्ष से ऐसा सवाल नहीं किया जाता। ये मेरा नैतिक दायित्व। देश की जनता ने मुझे क्या निर्देशित किया है कि सरकार को सही रास्ते पर चलाइएगा। सरकार अगर गलत दिग्भ्रमित हो, गलत रास्ते पर जाए तो उसको सही रास्ते पर ये बात मैं मानता हूँ, ये बात मैं मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ। आपका दायित्व तो है, आपका विशेषाधिकार है कि आपको इस देश में लोकतंत्र के तहत अधिकार मिला हुआ है। एक मिनट, अभी अरुण भारती आपको कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, वो सुन लीजिए फिर। एक मिनट अरे गौरव जी 10 सेकंड तो दीजिए। गौरव जी 10 सेकंड दीजिए। नहीं ये बताइए, अरुण भारती रुक जाइए, अभी आप अभय दुबे की 10 सेकंड में बात पूरी जाने दीजिए। एक मिनट अरुण भारती रुक जाइए, एक मिनट अभय दुबे की बात पूरी हो जाए। अरुण भारती रुक जाइए अरुण भारती 10 सेकंड बोल दीजिए अभय दुबे जल्दी। 40 लाख करोड़ रुपए का पेट्रोलियम प्रोडक्ट में डाका डाला, हमारी जेब से निकाल लिए, वो वापिस बना दिया आपने पेट्रोलियम मिनिस्टर। वही 100 रुपए पार, 200 रुपए पार पेट्रोल डीजल। अरे देते ना चिराग पासवान को कंज्यूमर अफेयर्स का, देते जो आदरणीय रामविलास पासवान जी के पास मंत्रालय था। कितना जबरदस्त काम किया उन्होंने, कम से कम वो अनुभव होता। और जो आरजेडी की प्रवक्ता कह रही, बिल्कुल उनके अगर राज्यों का अधिकार छीना गया तो वो बोलेंगे। तो ये क्या बात हुई भाई, अगर चिराग पासवान के पिताजी ने किसी मंत्रालय में अच्छा काम किया तो चिराग पासवान उसी मंत्रालय में अच्छा काम करेंगे, किसी दूसरे मंत्रालय में अच्छा काम नहीं कर पाएंगे क्या? अरुण भारती बताइए भाई, जवाब दीजिए। एक मिनट रुकिए अरुण भारती जवाब दीजिए, अरुण भारती जवाब देंगे। अभय जी आप सुनिए, अभय जी सुनिए। गौरव जी, अभय जी सुनिए, आप ये भी मानेंगे, गौरव जी आप ये मानेंगे, अभय जी ये एक्सेप्ट करते हैं, अभय जी ये एक्सेप्ट करते हैं, ये स्वीकारते हैं कि रामविलास पासवान जी एक विजनरी लीडर थे और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अब इसी हिसाब से मुझे ये बताइए, जब इतने अच्छे लीडर थे, इतने विजनरी लीडर थे, एक मिनट मेरी बात हो जाने दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। गौरव जी मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं 15 सेकंड लूंगा आपसे। जब उन्होंने बीएसएनएल की स्थापना की थी तो उन्होंने इस विजन के साथ किया था कि मैं भारत की जनता के पास टेलीकॉम मोबाइल फोन सस्ते में लेकर जाऊंगा, और वो सस्ते में लेकर के आए थे। WOL के थ्रू उन्होंने एसटीडी के रेट कम करवा दिए थे, लोकल कर दिया था। इतना अच्छा स्थापना हुआ था बीएसएनएल का, और इसका पूरा का पूरा मटिया मेट किया था यूपीए की दोनों सरकारों ने। ये मैं करेक्शन देना चाहूंगा अभय जी। मोदी साहब ने क्या बात कर रहे हैं, दोनों दोस्तों को उन्होंने समर्पित कर दिया चरणों में उनके। ठीक है, किशोर तिवारी कुछ बोल रहे हैं। किशोर तिवारी आप बताइए भाई कैसे गौरव जी आपको याद होगा पूंजी का घोटाला, आपको याद होगा अरुण भाई वन बाय वन पूंजी स्कैम का घोटाला याद होगा। अरुण भाई वन बाय वन, एक मिनट किशोर तिवारी बोलेंगे, किशोर तिवारी का टर्न है। अरे आप ही के अभी अभय जी आप ही के सहयोगी हैं। किशोर तिवारी मुझे ये बताइए, आप किशोर तिवारी अगर इंडिया सरकार में आता तो क्या बीजेपी बताती कि शिवसेना को ये मंत्रालय मिलना चाहिए? अरुण भारती एक मिनट, अरुण जी एक मिनट, शिवसेना मुझे एक चीज बताइए किशोर जी, अगर इंडिया सरकार में आता तो क्या बीजेपी ये बताती कि शिवसेना को कौन सा मंत्रालय मिलना चाहिए, उद्धव ठाकरे को कौन सा मंत्री बनाया जाना चाहिए, और क्या आप उनकी बात मानते? नहीं, एक बात है, मैं आपको एक बताता हूं कि बीजेपी में किसको मंत्री बनाना चाहिए ये डिस्कशन होना चाहिए था, और बीजेपी में संसदीय दल का नेता किसको बनाना था ये तो तय होना था। ये तो पहली बार ही ऐसा हुआ, एनडीए की संसदीय दल की मीटिंग और उसके अंदर अरे गहरे 300-400। और मैं एक बता रहा हूं कि जो पहले तो मैं भूल जाऊंगा, अरुण भारती जी ने
जो बहुत अच्छी जीत ली है और 5 लाख के ऊपर वोट लिए है, तो अरुण भारती जी आपको बहुत कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स में लंबी लड़ाई लड़ना है। तो मैं अभी बता रहा हूं कि जितने भी प्रमुख मंत्रालय है उतने मंत्रालय बीजेपी के पास है, और जितने भी उनके बाहर के लोग थे गठबंधन के साथी, उनको उन्होंने सेकेंडरी ट्रीटमेंट दी है। लेकिन यहाँ पर कल मोहन भागवत जी ने एक बात क्लियर कर दी है कि आरएसएस की इस सरकार को मान्यता नहीं है, और इस सरकार ने आरएसएस के दिशा निर्देश पे चुनाव भी लड़ा नहीं है। ये कब बोला उन्होंने और कि मान्यता नहीं है? अरे मैं बात कर रहा हूँ, आरएसएस के 80 सांसदों को उन्होंने सवाल पूछने बोला था, उन्होंने नेता बाहर से चुनने बोला था। नेता उन्हें इनके नेतृत्व में सरकार बने, और मैं जो बात कर रहा हूँ उसको आरएसएस का कोई भी नेता इनकार नहीं करेगा। और एक बात बोलता हूँ, आज भी संसदीय दल की बीजेपी की मीटिंग होती है तो मोदी जी को बड़ी कठिनाइयां आने वाली है। अच्छा, अरे आप कहां से कहां चले गए? मतलब आप प्रधानमंत्री, अभी तो बात मोदी सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के मंत्रियों की हो रही थी, आप सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चले गए। जवाब दीजिए अजय आलोक, ये तो एक लेवल ऊपर चले गए। संसदीय दल की मीटिंग नहीं की आपने। अजय आलोक जवाब दीजिए। अरे मैं एक मिनट सुन लीजिए, अजय आलोक का जवाब सुन लीजिए। मैं बात ही नहीं करने अभी आ रहा हूँ किशोर जी। मैं किशोर जी की बात सुन रहा था, अब मैं किशोर जी की बात सुन रहा था, मैं अभय भाई की बात सुन रहा था। उसके पहले हमारी बहन बोल रही थी। जेडीयू से आए हैं भैया, डॉक्टर अजय आलोक को नहीं मालूम, गड़बड़ा गया है। डॉक्टर मुझे लगता है आयोग मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ा गया है। बीजेपी किशोर जी बीच में बोलिए ना, अजय आयोग नहीं, अजय आलोक आधिकारिक प्रवक्ता है, जेडीयू से आए। अरे एक मिनट सुनिए, कैसे आ जाते हैं भाई? रुकिए, बोलने दीजिए उनको। बीजेपी ने भेजा उनको बोलने के लिए। अरे अभी तो बीजेपी से ही शिवसेना में गए। अरे भाई आप बीजेपी से ही शिवसेना में गए। रुकिए ना एक मिनट, आप सुनिए, बात सुनिए। आपका इतना गड़बड़ा गया है, मुझे ये नहीं पता था कि आरएसएस राजनीतिक दल को मान्यता देता है। मुझे लगता था कि चुनाव आयोग मान्यता देता है। बीच में नहीं भाई, कहा है कि नहीं? किशोर जी प्लीज, बीच में बोलने का क्या फायदा? प्लीज बीच में नहीं, अभी बीच में बोलने का फायदा है? जबरदस्ती आगे यंग मैन बन रहे हैं। उनको बोल दीजिए, फिर आप ही बोल दीजिएगा। बोलिए अजय आलोक, बोलिए। अरे ये ओरिजिनल नहीं है गौरव जी, मुझे लगता था सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, मुझे लगता था अरे ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट मत बांटिए किशोर भाई। इन्होंने तो अपने ड्रेस भी बदल दिया, इन्होंने अभी ड्रेस बदल दिया। देखो काला भाई, एक मिनट भगवे के जगह पे। एंग्री यंग मैन, एक मिनट। एंग्री यंग मैन, एक मिनट रुकिए ना। एंग्री ओल्ड मैन, एक मिनट। एंग्री ओल्ड मैन 10 सेकेंड। हाँ बढ़िया। मुझे लगता था कि चुनाव आयोग राजनीतिक दल को मान्यता देता है। चुनाव आयोग राजनीतिक दल को मान्यता देता है। अरे यार क्यों बीच में बोल रहे हैं? नहीं किशोर जी, लेकिन मुझे पहली बार आपसे पता चला कि आरएसएस राजनीतिक दल को मान्यता देता है। मत बोलिए किशोर तिवारी, मैं आपका माइक डाउन नहीं करना चाहता। आप बड़े सीनियर लीडर हैं, बोलने दीजिए। एक एक करके सारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, आप सबके पास आऊंगा, बोलने दीजिए उनको। बोलिए अजय आलोक। अरे मेरे को जवाब ही नहीं देना। अरे मैं आपको जवाब देने का मौका तो तब दूंगा जब आप दूसरे को बोलने का मौका दे देंगे। जब वो बोल लेंगे फिर तो जवाब देंगे ना। बोलने दीजिए उनको। पूरे देश को यह पता था कि चुनाव आयोग राजनीतिक दल को मान्यता देता है, लेकिन किशोर तिवारी जी ने एक नई जानकारी दी कि आरएसएस राजनीतिक दल को मान्यता देता है और आरएसएस ने बीजेपी को मान्यता नहीं दी। वाह क्या बात है! ये तो ज्ञान मुझे आज मिला। दूसरा ज्ञान अभय जी से मिला। हम चुनाव, अब बीच में नहीं बोलिए भाई, क्यों बीच में बोल रहे हैं? अभी गौरव जी ऐसे नहीं चलता है। प्लीज मैं माइक डाउन करवा दूंगा किशोर जी। गौरव जी ऐसे नहीं होता है ना। साथ कह रहा हूं, रुक जाइए, अभी आप ही बोलिएगा। मैं आपको बोल रहा हूं, आप ही बोलिएगा। उनको बोल लेने दीजिए। डिबेट आगे नहीं बढ़ रही, डिबेट अटक गई है, बोलने दीजिए उनको। दूसरी बात अभय जी ने कहा कि हम चुनाव बुरी तरह से हार गए। कहां पे हैं गुरुदेव? आप तीन का आंकड़ा भी नहीं छुपाए हैं। 99 पे आके रुक गए। चुनाव हम हार गए 240 सीट जीत के। ये कौन गणित से बता रहे हैं? जरा विश्व में बताइए। ये राहुल गांधी स्कूल ऑफ नॉलेज से कौन सा थॉट निकला है? लोगों को पता चलना चाहिए ना। 293 और 303 अब एमपीज का समर्थन लेके एनडीए की सरकार चल रही है। चुनाव आप जीत गए, हम हार गए। राहुल गांधी स्कूल ऑफ नॉलेज एक्सेलेंट है, क्या ग्रे मैटर है? मतलब अजीब से अजीब बात बोल रहे हैं, कुछ भी बोलने के लिए।
चीन से किसकी दोस्ती है मुझे बताना पड़ेगा। वो फोटो निकाल के दिखाऊं अभी, जहां पे चीन से कांग्रेस पार्टी समझौता कर रही है, चीन की राजनीतिक दल से। वो फोटो दिखाऊं लाके कि चीन के जब यहां पे 2020 में गलवान हो रहा था, राहुल गांधी चीन के राजदूत के साथ डिनर खा रहे थे, और गलवान 2020 से घिसा पिटा रिकॉर्ड बजा रहे हैं चीन का। आज तक शर्म नहीं आई। उस घिसा पिटा रिकॉर्ड पे जनता ने मैंडेट दिया, यूपी में भी, 24 में देश में भी मैंडेट दे दिया, तब भी वही घिसा पिटा रिकॉर्ड। चीन को जमीन दे दी, दौलत बेग गोल्डी, दौलत बेग ओल्डी। अरे ओल्डी आप हो गए हैं, कांग्रेस पार्टी ओल्डी हो गई है और दिमाग भी ओल्डी हो गया है। अब गोल्ड बनने का कोई सीन नहीं है आप लोग का। गलती से 99 आ गए, गलत नैरेटिव अफवाह फैला के। अगली बार वो भी नहीं आएगा। मेहनत कीजिए। अपने पे तो भरोसा है नहीं, अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा है नहीं। सपा सपा चिल्ला रहे थे। अजय आलोक, इस बात का जवाब दे दीजिए कि फिर क्यों नहीं मिला किसी भी आपके अलाई को कोई बड़ा टॉप 10 मंत्रालय में से? ये पूछ रहे हैं आपसे। उसके पीछे क्या आप लोगों की सोच है, ये तो बता दीजिए। भाई मुझे समझ में नहीं आता, टॉप 10 मंत्रालय, टॉप 10 आप डिफाइन कैसे करते हैं मंत्रालय को? प्रधानमंत्री सबसे टॉप में होता है, उसके बाद सारे मंत्रालय एक होते हैं। देश के मजबूती के लिए सारे मंत्रालय होते हैं। मैं तो वही कहा, यही तो सोच है। इनके लिए मंत्रालय मलाई है, हमारे लिए मंत्रालय काम का विषय है। हमारे लिए मंत्रालय काम करने का विषय है, जो देश के उन्नति में काम देता है। अरे क्या आदमी है बीच में? अच्छा ठीक है, एक मिनट एंग्री ओल्ड मैन काहे बन रहे हैं? एंग्री ओल्ड जिनको आप एंग्री ओल्ड मैन बता रहे हैं, वो आपकी बात पर जवाब देने के लिए बहुत तेजी से बेकरार है। मुझे लगता है 30 सेकंड दे देते हैं ताकि इनके अंदर की बात निकल जाए। बहुत तेजी से आ रही है, बता दीजिए क्या कह रहे हैं किशोर तिवारी जी, फिर बीच में मत टोकिएगा। देखिए मैंने नहीं, इनसे पहले पूछ लीजिए ना, आरएसएस राजनीतिक दल को कब से मान्यता देने वाला बन गया? एक मिनट, मैंने ये नहीं बोला। मैंने बोला आरएसएस में पहले डिस्कशन होता, फिर संसदीय दल का बीजेपी का नेता तय होता। अब मैं बात कर रहा हूँ। अरे आपने कहा आरएसएस ने बीजेपी को मान्यता नहीं दी। अरे तमोना, अरे भाई आपने कहा आरएसएस ने बीजेपी को मान्यता नहीं दी। बोलने दो मुझे पूरा। देखो अब मैंने, इन्होंने बोला कि कोई मंत्रालय छोटा बड़ा नहीं होता। मजा आ रहा है। पहले रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय और यानी वित्त मंत्रालय, उसके बाद रेलवे आता है। उसके बाद अभी आपको मालूम है लल्लन सिंह क्या मछली पकड़ेंगे? लल्लन सिंह क्या मछली पकड़ेंगे? क्या करेंगे? अरे आपने बहुत बड़ी वो कर ली है सिविल एविएशन। मैं सरकार में रहा जो, अरे तो हमने कर लिया है तो आपको क्यों दर्द हो रहा है? हमने कर लिया तो आपको क्यों दर्द हो रहा है, ये बताइए ना। हमारे साथ आना चाहते हैं क्या? हम नहीं लेंगे। अरे हम नहीं लेंगे आपको। पकड़ेंगे क्या लल्लन सिंह क्या? हम नहीं लेंगे आपको। हम जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं। दर्द आपको क्यों हो रहा है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अच्छा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हम नहीं लेंगे उधर। एक मिनट जब शिवसेना शिवसेना सुनिए अरे पहले आप जाइए ना। इतनी बार आप टीवी 9 पे बोल चुके हैं कि बीजेपी एक भी सीट जीती तो राजनीति छोड़ दूंगा। क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे? एक मिनट, ये चुनाव से पहले आपने कहा था टीवी 9 पे कि बीजेपी एक भी सीट जीती तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बात कर रहे हैं, फिर क्यों बैठे हुए हैं? ये तो बड़ी हल्की बात कह दी आपने कि ललन सिंह मछली पकड़ेंगे क्या? ललन सिंह भाई, वहां पे आपको मालूम है फिशरीज डिपार्टमेंट का बजट क्या है? आपको मालूम है पंचायती राज डिपार्टमेंट का बजट क्या? आपको मालूम है? मालूम है किशोर तिवारी, बताइए। पैसे नहीं देते। अरे कोई पैसे नहीं देते। अरे मछली पकड़ेंगे क्या लल्लन सिंह? आपको मालूम है हस्बैंडरी डिपार्टमेंट का बजट क्या है? पंचायती राज डिपार्टमेंट का बजट क्या है? क्या बात कर रहे हैं आप किशोर तिवारी? मतलब आप टीवी पे बैठे हैं, कुछ तो गंभीर बात कीजिए। वो मेरे मित्र है, उनका अपमान हुआ। उनको मछली पकड़ने वाले आपसे अपमान हुआ? मानसिकता, उन्होंने आपसे कहा मानसिक विक्षिप्तता आ रही है लोग में। अरे मुझसे क्या बताए? सरकार गिराने की तैयारी चालू हो गई है। मानसिक विक्षिप्तता दिख रही है मुझे। ये देखिए एक बड़ी खबर और दे दी इन्होंने, सरकार गिराने की विक्षिप्तता दिख रही है मुझे। नहीं, एक मिनट आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, अब हो गया किशोर तिवारी, आपको बोलने का मौका मिल गया। अब अभय दुबे बोलेंगे, फिर प्रियंका के पास जाऊंगा। अभय दुबे जवाब दीजिए भाई, बोलिए। इसी बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है। अच्छा रुकिए, एक बड़ी खबर आ रही है। रायबरेली में राहुल गांधी ने एक बड़ी बात कह दी है। प्रियंका वाराणसी से लड़ती तो पीएम चुनाव हार जाते, ये राहुल गांधी ने कहा है। पीएम 2 से 3 लाख वोटों से चुनाव हार जाते, राहुल गांधी ने यह आज कहा है रायबरेली में। रायबरेली पहुंचे हैं आभार जताने कार्यकर्ताओं का राहुल गांधी, और वहीं पर उन्होंने कहा कि अगर प्रियंका वाराणसी से लड़ती तो नरेंद्र मोदी 2-3 लाख वोटों से हार जाते। वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री।
और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। ये क्या बात हुई भाई? अभय जी, क्या कह रहे हैं आपके नेता? बिल्कुल, मैं उत्तर प्रदेश 3 माह रहा हूं। मैं आऊंगा अरुण जी, मैं कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश का इंचार्ज था। ये 100% सच बात है। पहले 3 घंटे तक प्रधानमंत्री अजय जी आता हूं। पहले 3 घंटे तक अजय राय से पिछड़ रहे थे प्रधानमंत्री, और पूरी वाराणसी में यह वातावरण था। वो क्यों? क्योंकि इतनी बदहाली का आलम था कि वाराणसी के भारतीय जनता पार्टी के कारपोरेटर के पति को, जूनियर इंजीनियर को 4 घंटे रस्सी से बांधकर चौराहे पर बिठा कर रखा कि 10 दिन से ड्रेनेज के पानी से वाराणसी डूबी हुई है। वाराणसी में प्रधानमंत्री ने कहा कि क्रूज चलाएंगे। वो गुजरात के लोगों को बुलाकर क्रूज का काम दे दिया। वहां हमारे केवट और मल्ला वो बेरोजगारी के आलम से जूझ रहे थे। वहां के जो बुनकर हैं, एक वीवरशाला, ये कहा अरे तो क्यों नहीं लड़ाया आपने प्रियंका गांधी को? किसने रोका था? आप लोगों को लड़ा देते। बिल्कुल, देखिए अब तो अब वाराणसी से प्रधानमंत्री नहीं लड़ेंगे, ये लिख कर रख लेना कभी चुनाव। मैं गारंटी देता हूं वाराणसी की ओर रुख नहीं करेंगे। ये आप लिख कर रखिए, इस शो को याद रखिएगा। मैंने पहले दिन कहा था कि 50% हम सीटें साफ कर देंगे। और जो बात मंत्रिमंडल की चल रही है साहब, ये अधिकार है हमको। जिन लोगों ने 10 साल बदहाल कर दिया देश को, वो सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दिया, वो आर्थिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दिया, वो जो बैकबोन थी जिसमें 45% हमारे एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन है, 40% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है, उसको बर्बाद कर दिया। किसान की आमदनी 27 रुपए कर दी और इनका धन्ना सेठ 1600 करोड़ रुपए रोज कमा रहा है। तो ये सवाल तो खड़े किए जाएंगे। आप बताइए, हिंदुस्तान के 1% लोगों के पास ये ऐसा बरतानिया हुकूमत में हुआ करता था। 100 साल बाद ऐसा हुआ है, 100 साल पीछे धकेल दिया कि 1% लोगों के पास भारत की आय का 22% हिस्सा जाने लगा। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, सुनिए। आप यूपी घूम के आए, वाराणसी घूम के आए, सब घूम के आए, ठीक है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जितना बड़ा फैक्ट यह है कि कांग्रेस की सीटें डबल हुई हैं, उतना ही बड़ा फैक्ट यह भी है कि बीजेपी अकेले इंडिया गठबंधन से ज्यादा सीटें लेकर आई है और आज बीजेपी ने एनडीए की सरकार बना ली है अभय दुबे। तो फिर ये सरकार, आप जिन 10 सालों के जिस मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड पे आप ये बात कर रहे हैं, बात तो वही हुई ना, जीत कर तो वही टीम आई। माफ कीजिएगा गौरव जी, बीजेपी अकेली नहीं थी, प्रधानमंत्री अकेले सब पे भारी नहीं थे। ईडी थी, सीबीआई थी, ईसी थी, सारे जो संस्थाओं का दमन किया और प्रतिपक्षियों के खिलाफ। अच्छा बताइए, क्यों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया इन लोगों ने? क्यों पार्टी तोड़ दी? महाराष्ट्र में तो आप सोचिए, यही तो भागवत साहब इसी सब बातों पर इशारा कर रहे थे कि अहंकार को जीतना नहीं चाहिए। प्रतिपक्षी बोलिए, वो आपके विरोधी, आपके दुश्मन नहीं है। ठीक है, जवाब दीजिए अजय आलोक, समय कम है। ओके, अभी बहुत सारे लोग बच गए। अजय आलोक जवाब दीजिए, फिर मेरे 2 गेस्ट और बच जाते हैं। ओके, अजय आलोक जवाब दीजिए। उन्होंने मोदी जी के प्रियंका गांधी लड़ती तो क्या प्रधानमंत्री हार जाते? अजय आलोक, अरे राहुल गांधी जवाब दीजिए। अभी रुक जाइए, अजय आलोक, अब चुप करवाइएगा ना, मैं तो बोलने लगता हूँ, बोलने लगते हैं। सुन लीजिए, बोले अजय आलोक। आप इनका वॉल्यूम नहीं कम कीजिएगा तो मेरा जवाब नहीं हो पाएगा। नहीं बोलेंगे, वो बहुत सही प्रवक्ता है, बीच में नहीं बोलेंगे। ना राहुल गांधी में तो इतनी भी हिम्मत, राहुल गांधी में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि सभा से कहते कि मैं प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ता तो प्रधानमंत्री हार जाते। यहां भी प्रधानमंत्री से लड़ने के लिए बहन को आगे करना पड़ा। हमेशा एक कंधे की जरूरत चाहिए, नहीं अकेले तो कुछ कर नहीं सकते हैं। हार जाते, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, हार जाते। किसने मना किया था? लड़ ले। अरे दोनों भाई बहन मिलकर लड़ ले, मिलकर लड़ ले, पूरा कांग्रेस मिलकर लड़ ले। इनसे तो अच्छे केजरीवाल निकले, 2014 में कम से कम लड़ने तो आ गए थे। ये तो पहले ही रन छोड़ के भागते हैं। अरे अमेठी में तो हिम्मत नहीं हुई लड़ने की, वहां से भाग गए, डर था कि वहां से हार जाएंगे। कम से कम किशोरीलाल शर्मा ने तो लड़ा अच्छे से। मत बोलिए, अरे एक बीच में नहीं बोल रहे थे, वो बोलने दीजिए उनको। अजय आलोक बोलिए, जल्दी बोलिए। बीच में बोलने का फायदा नहीं होता है, तो कम से कम अपने नाम का उदाहरण देते। अपने नाम का उदाहरण देने की हिम्मत नहीं है और प्रधानमंत्री हार जाते। दूसरी बात, अब क्या घिसा पीटा रिकॉर्ड फिर से चालू करते हैं? बरतानिया हुकूमत, फलाना 1%, 90%। अरे रिजेक्टेड माल है आप लोग। 99 में जनता ने रिजेक्ट कर दिया, पूरे गठबंधन को 233 बता दिया। अब तभी बिना घिसा पीटा रिकॉर्ड बनाए बजाए जा रहे हैं।
अरे वास्तविकता 19 दिखती नहीं है क्या? सरकार के हार गए। वास्तविकता दिखती पूरे नहीं हार है? जाते। आंख निकाल के बोलने से एक बात सही हो जाती है क्या? आंख निकाल के बोलने से बात सही हो जाती है नहीं ना? थोड़ा आराम से थोड़ा आराम से अरे थोड़ा आराम से बोलिए ना, थोड़ा आराम से बोलिए ना। हरदीप पुरी कहां से? अरे आपका 9 राज्यों में एक खाता नहीं खुला, आपका 9 राज्यों में आपका खाता नहीं खुला और उसके बाद आप बात कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है कांग्रेस पार्टी को? शर्म भी बेच खाई, शर्म भी बेच खाई क्या? शर्म भी बेच खाई है। आप रुक जाइए, ओके आप भाई साहब शर्म भी बेच खाई क्या? एक मिनट, अजय आलोक अपनी बात पूरी कर लीजिए, 20 सेकंड में। अजय आलोक 20 सेकंड में बात पूरी कर लीजिए, फिर अरुण भारती और प्रियंका, फिर उसके बाद बोलिए। अजय आलोक 20 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं क्या बोलूं, डिसइल्यूजन से पीड़ित व्यक्ति को मैं क्या बोलूं? हार चुके हैं चुनाव, मतलब हमारे से कलेक्टिव इंडिया मिला के हमसे नीचे है। 99 पे खुद कांग्रेस से कह रहे हैं कि हम हार गए, तो मैं क्या बोलूं? अब पागलपन का ऐसा दौरा किसी को पड़ेगा तो उसका क्या जवाब देते हैं? अरुण भारती आप बताइए। सरकार में हम है, विपक्ष में ये है। अरुण भारती, लेकिन एक सच ये भी तो है, गौरव जी, एक मिनट अरुण भारती मेरा सवाल सुन लीजिए। गौरव जी, अरुण भारती मेरा सवाल सुन लीजिए। एक सच ये भी तो है कि जिस तरह आप एक गठबंधन के घटक दल होने के नाते सरकार में है, उसी तरह एनसीपी अजित पवार घटक दल होने के नाते सरकार में नहीं है, क्योंकि उसको उसके मन माफिक मंत्री पद नहीं मिला है। देखिए, अब किस घटक दल को कौन सा मंत्री पद मिला है, ये प्रधानमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है, विशेषाधिकार है, और ये उनको ही चयन करने का ये अधिकार है, और ये अधिकार उनके पास ही रहने दिया जाए। कोई विपक्षी दल और कोई अन्य को भी इस विशेषाधिकार पे टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। देखिए गौरव जी, सबसे पहले मैं मूल मुद्दे पे आना चाहूंगा। मूल मुद्दा जहां से हमने डिस्कशन शुरू किया था वो ये था कि किस गठबंधन को कितनी सीटें मिली, ये उस दल का संसदीय बोर्ड और राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पार्टी के तय करते हैं। ओके, आरएसएस करेगा नहीं करेगा, किसका सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, वो एकदम अलग है। इसके बाद हम सब जीत करके आए, हम बड़े अच्छे मार्जिन से जीत करके आए, और जीत करके आने के बाद किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। उन्होंने अपना विशेषाधिकार जो है प्रियंका बोलेंगे इस पर। ओके सर, ओके। बाकी जिसको जो टिप्पणी करना है करते रहे। ठीक है, मैं कंप्लीट कर लूं सर, जल्दी से, समय खत्म हो चुका, जल्दी। टिप्पणी करना है करते रहे, उससे बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है। और एक मैं अंतिम लास्ट में बोल देता हूं, देखिए राहुल गांधी वाले और प्रियंका गांधी वाले मामले में बड़ा सिंपल सा है, हाथ कंगन को आरसी का क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ठीक है, चुनाव खत्म हो गया है, तो ये चुनाव खत्म हो गया प्रियंका, उसके बाद भी आप ही की नाम राशि है, प्रियंका गांधी, उनके लड़ाने की बात कर रहा राहुल गांधी। बताइए प्रियंका, जवाब दीजिए जल्दी, 20 सेकंड। अरुण भारती जी के बातों से शुरू करना चाहूंगी। बड़ा मलाई की बात कर रहे थे ये लोग। हम तो मानते थे ना विलास जी को विजनरी लीडर, तब ना हमने आरजेडी ने उनको राज्यसभा भेजा। लेकिन आपके नजर में आपके ससुर जी की क्या हैसियत रही, मुझे ये बताइए। जो भाजपा उनकी तस्वीर को बाहर फेंकी, इतना उनको अपमानित की, उसके साथ आप जाकर के सरकार बना लिए, उसके साथ मिल गए। नहीं, आप पर्सनल मत हो जाइए, मेरे पास समय नहीं है जवाब देने का। मुद्दे पर आइए। प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार कुछ और है, आप उस पर बोलिए, आप पर्सनल मत जाइए। विशेषाधिकार प्रधानमंत्री का है, मंत्रिमंडल को डिबेट कर रहे हैं, मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिलेगा, विषयों पे ही बात करें। विषय पर समय खत्म हो चुका है। ठीक है।